हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बीपीएससी 133 की बुक जिसका नाम है तुलनात्मक शासन और राजनीति, इसके सेकंड यूनिट के फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, इससे पहले मैं इसके फर्स्ट यूनिट के वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देखिए। तो इस वीडियो में जो हम लेंगे सेकंड यूनिट होगा हमारा, और ये सेकंड यूनिट का नाम है तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की विधियां। मतलब कि तुलनात्मक राजनीति का जो विश्लेषण होता है उसके अंदर कौन कौन सी विधियों को यूज करके हम उसका विश्लेषण करते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। अब सबसे पहले पद्धति या फिर मेथड जिसे हम बोलते हैं वो क्या होता है, एक तरह से हम विधि भी कह सकते हैं उसको। तो ये क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक यही रहेगा। तो गाइज, ये फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है पद्धति, या फिर हम एक तरह से विधि भी कह सकते हैं, क्योंकि हम पद्धति या फिर विधि इस पूरे यूनिट में लेंगे। तो पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पद्धति होती क्या है। पद्धति किसी वस्तु को सहजता से पूरा करने का एक उपयोगी, सहायक और शिक्षाप्रद तरीका होता है। मतलब कि कोई ऐसा तरीका जिसको हम अच्छे तरीके से सहजता से पूरा करें, और उसके लिए हम शिक्षाप्रद तरीका होता है, उसके लिए हम एजुकेशन भी लेते हैं, और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दूसरे शब्दों में अवधारणाओं यानी कि विचार, चिंतन और धारणाएं और तकनीकों, जैसे डेटा या फिर आंकड़ों को जमा करने के तरीके की एक निश्चित परिघटना के बारे में अधिक जानकारी, समझ या व्याख्या के लिए विशिष्ट तरीकों का प्रयोग और प्रयोग करने के तरीकों का संगठन पद्धति ही है। तो जो अवधारणाएं होती हैं, अवधारणाओं का मतलब यही हो गया कि विचार, चिंतन करना, धारणाएं होना, और तकनीकों का मतलब जैसे डेटा जमा करना या फिर आंकड़े कह सकते हैं हम उसको उसको उन सब चीजों को एक तरीके से जानकारी, उन सब चीजों से जानकारी लेना, समझ लेना, या फिर उनकी व्याख्या करना और उनको एक अच्छे तरीके से, खास तरीके से प्रयोग करना, उसी प्रयोग करने को हम पद्धति कहते हैं। इसलिए स्वयं डेटा, आंकड़ों को जमा करना और अवधारणाओं को कार्यान्वित करना होगा। अंत में इन सबको संगठित करना होगा ताकि डेटा की प्रकृति और अवधारणा को प्रयोग में लाकर उसे अध्ययन की परिशुद्धता के स्तर तक पहुंचाया जा सके। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। पहले जो आंकड़े होते हैं उनको जमा करते हैं, और उनको जो हम आंकड़ों को जमा कर लेते हैं, डेटा को जमा कर लेते हैं, और जो अवधारणाएं होती हैं उनको कार्यान्वित करते हैं, कार्य में लाते हैं, फिर सबको संगठित करते हैं, और फिर डेटा की प्रकृति को और अवधारणा को प्रयोग में लाकर उसे अध्ययन करना शुरू कर देते हैं। एक वैज्ञानिक अन्वेषण में पद्धति की परिशुद्धता और यथार्थता पर काफी बल दिया जाता है। तो जो पद्धति होती है, जब कोई भी वैज्ञानिक परीक्षण करता है, अन्वेषण करता है, या फिर हम एक तरीके से कह सकते हैं विश्लेषण करता है, तो उसके लिए जो पद्धति होती है उसकी शुद्धता होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और उसपे रियलिटी भी होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसलिए इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता है। अब तुलनात्मक पद्धति क्या होती है, तो उसके बाद में अभी पहले हमने देखा कि पद्धति क्या होती है, अब तुलनात्मक पद्धति क्या होती है। तुलनात्मक पद्धति तो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। तुलनात्मक मतलब कंपेयर करना किसी चीज को किसी दूसरी चीज से। जैसे यहाँ पर है, किन्हीं दो या अधिक वस्तुओं या प्रक्रियाओं को तर्क संगत आधार पर किसी निश्चित नियम या प्रवृत्ति के बारे में परिकल्पना प्रस्तुत करने की को ही तुलनात्मक पद्धति कहते हैं। मतलब दो या दो से ज्यादा चीजें हैं, उनकी उन जो चीजें हैं उनकी प्रक्रियाओं को अच्छे तरीके से, तर्कसंगत तरीके से, एक निश्चित समय और नियम के अनुसार, या फिर उसकी जो विशेषताएं होती हैं उसके अनुसार हम किसी चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो वो तुलनात्मक पद्धति कहलाती है। तुलनात्मक पद्धति किसी राजनीतिक व्यवस्था, संस्था, प्रक्रिया व राजनीतिक व्यवहार से संबंधित दो या दो से अधिक परिवर्तियों में परस्पर अनुभाविक संबंध स्थापित करने की ऐसी विधि है जिसमें तुलना की सभी इकाइयों से संबंधित अन्य सभी परिवर्तों को स्थिर रखा जाता है। इसके बाद है तुलनात्मक पद्धति पर तुलनात्मक राजनीति का एक अधिकार नहीं है। जो तुलनात्मक पद्धति होती है उस पर तुलनात्मक राजनीति का ही अधिकार नहीं होता। इसका प्रयोग ज्ञान के सभी क्षेत्रों में भौतिक, मानवीय और सामाजिक परिघटना के अध्ययन के लिए भी किया जाता है। जैसे समाजशास्त्र, इतिहास, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान और साहित्य में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग पार सांस्कृतिक
जैसा कि मानव विज्ञान और मनोविज्ञान में पार सांस्कृतिक तरीके से किया जाता है और पार राष्ट्रीय तरीकों से भी किया जा सकता है, जैसे राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र में। तो ये जो सारे विषय होते हैं पार सांस्कृतिक तरीकों से किन किन विषयों में किया जाता है तुलनात्मक पद्धति का अध्ययन। तो जैसे समाजशास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, मानव विज्ञान हो गया, मनोविज्ञान हो गया, और साहित्य में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाता है पार सांस्कृतिक रूप में। दो तरीके हो गए इसके, पार सांस्कृतिक और पार राष्ट्रीय। तो पार राष्ट्रीय रूप में किन चीजों में, किन विषयों में अध्ययन किया जाता है, तो राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र, ये पार राष्ट्रीय तरीके हो गए। के अध्ययन के रूप में इन अध्ययनों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि वे विभिन्न क्षेत्रों पर बल दे रहे हैं। तो आई होप तुलनात्मक पद्धति भी आपको समझ में आ गया होगा। अब तुलनात्मक पद्धति की क्या परिभाषाएं हैं, तो ऑरेंज लिप्टॉट के अनुसार, ऑरेंज लिप्टॉट कहते हैं कि तुलनात्मक पद्धति अन्य सभी परिवर्त्यों को स्थिर रहते हुए दो या अधिक परिवर्त्यों के बीच सामान्य अनुभाविक संबंध की स्थापना करने की विधि है। मतलब तुलनात्मक पद्धति जो होती है वो सभी परिवर्त्यों को स्थिर रखती है और उसके बाद वो दो या दो से ज्यादा जो परिवर्त्य होते हैं उनके बीच संबंधों को स्थापित करने की एक विधि के तौर पर उसको देखते हैं। ऑर्थर एल कार्लबर्ग के अनुसार वो कहते हैं कि तुलनात्मक पद्धति मापन का एक रूप है, फॉर्म ऑफ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का एक रूप होता है तुलनात्मक पद्धति, ये ऑथर कार्लबर्ग कहते हैं। लॉसवेल और आमंड कहते हैं कि तुलनात्मक पद्धति वैज्ञानिक पद्धति से अलग हो ही नहीं सकती। तो ये परिभाषा, कुछ परिभाषाएं थी जो आपको इजी लगे, 3 परिभाषाएं वो आप कर लीजिएगा। अब तुलनात्मक पद्धति की जो तुलना की जो पद्धतियां होती है उनके बारे में हम देखेंगे। तो तुलना की पद्धतियां 5 होती हैं। पहली हो जाती है प्रयोगात्मक विधि या फिर प्रयोगात्मक पद्धति, दूसरी है केस स्टडी, तीसरी है सांख्यिकीय पद्धति, चौथी है ध्यान केंद्रित तुलनाएं और 5वीं है ऐतिहासिक पद्धति। तो हम इन सभी के बारे में एक एक करके देखेंगे। इसमें ये बताया जा रहा है कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन में विद्वानों ने अनेक प्रकार की तुलनात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया है। तो ये सारी जो मैंने अभी पद्धतियों के नाम लिए, इन सब पद्धतियों को जो है तो राजनीति शास्त्र के अध्ययन में प्रयोग किया जाता है। पहली आ जाएगी हमारी तो प्रयोगात्मक पद्धति। तो प्रयोगात्मक पद्धति क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, प्रयोगात्मक पद्धति मतलब एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में हम देख रहे हैं, इसमें प्रयोग किया जाता है। सरल अर्थों में प्रयोगों के आधार पर किया जाने वाला अध्ययन प्रयोगात्मक पद्धति कहते हैं। मतलब अगर हम इजीली देखें तो जब प्रयोगों के आधार पर किसी चीज का कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके आधार पर हम किसी चीज का अध्ययन करते हैं तो वो हमारी प्रयोगात्मक पद्धति कहलाती है। प्रयोगात्मक पद्धति द्वारा दो परिस्थितियों के बीच तुलना करके अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। साथ ही एक परिस्थिति के घटित होने पर दूसरी परिस्थिति के से प्रभावित होती है। इसका अध्ययन भी प्रयोगात्मक पद्धति द्वारा संभव है। मतलब कि दो परिस्थितियां जो है उनके अंदर क्या तुलना है, इस चीज का अध्ययन किया जाता है। पहले तो एक तरीका तो हमारा ये होगा कि दो परिस्थितियां हैं, दो परिस्थितियों में किस किस तरह का अंतर स्पष्ट हो रहा है, वो किस किस तरह से चेंज हो रहे हैं या फिर क्या क्या उसके कारण है, इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा ये कि अगर एक परिस्थिति घटित हो रही है तो दूसरी परिस्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका भी अध्ययन इसमें ही किया जाता है प्रयोगात्मक पद्धति में, और इसी के द्वारा ही संभव होता है। इस पद्धति का प्रयोग कम किया जाता है, फिर भी ये वो मॉडल या प्रतिमान उपलब्ध कराती है जिस पर अनेक तुलनावादी अपने अध्ययनों को आधारित करने की अभिलाषा करते हैं। मतलब कि ये जो पद्धति है इसका प्रयोग जो है वो कम किया जाता है, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें बताती है। काफी सारे अच्छे अच्छे अध्ययन जो होते हैं वो हमें इस पद्धति से पता चल जाते हैं। उदाहरण के लिए प्रयोगात्मक पद्धति को दो बेहतर तरह से जानने के लिए हम एक विशाल समूह में अंग्रेजी भाषा पढ़ने वाले बच्चों का उदाहरण ले सकते हैं। तो हमारा ये एक उदाहरण आ जाएगा जिसमें हम काफी सारे जो अंग्रेजी भाषा पढ़ने वाले, इंग्लिश भाषा पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनको उदाहरण ले रहे हैं। समूह में पढ़ने वाले सभी बच्चे अलग अलग प्रकार से अंग्रेजी बोलते हैं। तो सारे बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग तरह से इंग्लिश बोलते हैं। जब कोई बच्चा ग्रुप में होता है तो वो अलग अलग तरह से इंग्लिश बोलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि, भाषा सीखने की क्षमता तथा सामाजिक स्तर भिन्न भिन्न है। उच्च सामाजिक स्तर तथा आर्थिक पृष्ठभूमि आने वाले बच्चे अत्यधिक अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अर्जित कर सकता है तथा इसकी अपेक्षा निम्न सामाजिक स्तर तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से आने वाले बच्चे भाषा को समझने में उतना सक्षम नहीं हो सकते। तो देखो, सामाजिक पृष्ठभूमि ये होगा कि हमारे जो, जैसे कि जो लोग
अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, उनका सामाजिक स्तर ऊंचा होता है, आर्थिक पृष्ठभूमि अच्छी होती है, तो उनके पेरेंट्स जो होते हैं उनको भी इंग्लिश आती है और वो लोग जो है अच्छे से इंग्लिश में बात कर पाते हैं। वो बच्चे जो होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ भी करते हैं, उनका जो एक एनवायरनमेंट होता है वो इंग्लिश में ही बात की जाती है वहाँ पर। तो वो बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे से इंग्लिश बोल पाते हैं। अब जो गरीब लोग हैं, जिनका आर्थिक स्तर भी कम है और सामाजिक स्तर भी कम है, तो वो पिछड़े वर्ग से जो आने वाले बच्चे होते हैं, तो उनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं होता है कि वो वहाँ पर अच्छे से इंग्लिश सीख सके। वो बस जहाँ पर वो पढ़ने आ रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं या फिर कॉलेज आ रहे हैं, तो वहीं पर ही वो ज्यादा अच्छे से बोल पाते हैं, क्योंकि उनके घर में भी ऐसा वो माहौल नहीं होता है, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होता है जहाँ पर इंग्लिश बोली जाए। तो वो लोगों को इतनी ज्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं आ पाती है। तो ये हमारा एक तरह से प्रयोगात्मक पद्धति का उदाहरण हो गया। साथ ही भाषा सीखने की क्षमता भी उसमें इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर कोई मन से चाहता है सीखना, वो सीख भी लेता है, लेकिन कभी कभार उसकी जो प्रैक्टिस होती है, जो हम बोलकर करते हैं, वो नहीं हो पाती है। अगर वो अपने घर में जाएगा तो वो वहाँ पर सब लोग हिंदी बोल रहे हैं, तो उसकी उतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगी जितने अच्छे से दूसरे बच्चे कर पाएंगे जो अच्छे बैकग्राउंड से आते होंगे। इस प्रकार हम प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग तुलनाओं के अध्ययन में कर सकते हैं। सो अब हमारा दूसरा पॉइंट रहेगा केस स्टडी। सो केस स्टडी क्या होती है? केस स्टडी केसों या मामलों का अध्ययनों पर आधारित होती है। मतलब कि अगर कोई केस घटित हुआ है, कोई घटना घटित हुई है, तो उसका एक केस बन जाता है या फिर कुछ मामले हो जाते हैं जिन पर आधारित होती है केस स्टडी। ये कुछ आंकड़े उपलब्ध कराती है। जब भी कोई केस होता है उसकी पूरी एक तरीके से आंकड़े उपलब्ध किए जाते हैं, उसकी डेट, टाइम, क्या हुआ है, कब हुआ है, और सारी चीजें किससे रिलेटेड है, सब कुछ लिखा जाता है। तो इसलिए ये जो केस स्टडी होती है वो आंकड़े उपलब्ध कराती है, जो पर्यवेक्षणों या फिर सर्वों के आधार पर बनता है। सर्वे किए जाते हैं, उन्हीं के आधार पर ही हमारा ये जो होता है केस जब बनता है। केस स्टडी पूरी तरह से तुलनात्मक नहीं है, इसमें सर्वे के आधार पर घटित अन्य मामलों से इनकी तुलना की जा सकती है। तो इसमें क्या किया जाता है कि सर्वे के आधार पर जो मामले घटित हुए हैं, जैसे एक तरीके से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सर्वे जो होते हैं, जनसंख्या के भी सर्वे होते हैं, आपने देखा होगा सरकार की तरफ से कराए जाते हैं। तो वो हर 10 साल में या 5 साल में होते हैं, तो 10 साल में होते हैं। तो 10 साल में जब होते हैं, जैसे हम पिछले 10 साल की तुलना करेंगे और आपके 10 साल, आपकी मतलब प्रेजेंट टाइम का देखेंगे और पहले के 10 सालों का देखेंगे, तो काफी ज्यादा जनसंख्या बढ़ चुकी है आपके 10 साल के मुकाबले। तो ये एक तरह से केस स्टडी वाले सर्वे हो जाते हैं। केस स्टडी पूरी तरह से तुलनात्मक नहीं होती, इसमें सर्वे के आधार पर घटित अन्य मामलों से इसकी तुलना की जा सकती है। केस स्टडी एक असंगत तरीके से विशिष्टता या विपथगामी या असामान्य केसों पर बल दे सकता है। तो ये जो होती है एक विशिष्टता या फिर विपथगामी केसों पर बल देती है, फिर असामान्य भी हम कह सकते हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। केस स्टडी का सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन करने के लिए इसका उदाहरण देखेंगे। तो इसके उदाहरण में हमें फ्रांस तथा अन्य पश्चिमी देशों में समाजवादी पार्टी की उपस्थिति देखने को मिलती है, परंतु अमेरिका में समाजवादी पार्टी नहीं है। इसके उदाहरण में हम लेते हैं, जैसे फ्रांस कंट्री है और जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसके अंदर समाजवादी पार्टी देखने को मिलती है, लेकिन जो अमेरिका है उसके अंदर जो है समाजवादी पार्टी नहीं है। अमेरिका के अंदर दूसरी पार्टी है, कम्युनिज्म पार्टी, सोशलिज्म पार्टी अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में जन्म से ही जनतंत्र, आर्थिक रूप से विकसित और पूरे समाज को समानता प्राप्त है। वहाँ हमें भुखमरी, गरीबी, निरक्षरता जैसी कठिनाइयां व समस्याएं देखने को नहीं मिलती। वहीं दूसरी ओर फ्रांस में असमानता, अभिजात वर्ग का वर्चस्व, निरक्षर व्यक्ति, गरीबी, आर्थिक रूप से पिछड़े देश के रूप में अध्ययन किया गया है। तो अगर हम अमेरिका और फ्रांस का एग्जाम्पल ले, तो अमेरिका में गरीबी नहीं है, भुखमरी नहीं है और निरक्षरता नहीं है। निरक्षरता मतलब जो वहाँ पर एजुकेटेड लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग, या फिर जैसे हम कह सकते हैं जाहिल लोग, बिना पढ़े लिखे लोग नहीं है वहाँ पर। और काफी सारी समस्याएं भी नहीं है, कठिनाइयां भी नहीं है अमेरिका में। जबकि फ्रांस में अगर हम देखें, ये हमारी एक तरह से केस स्टडी ही हो गई अमेरिका के बारे में और फ्रांस के बारे में। अब हम दूसरी तरफ फ्रांस देखें, तो वहाँ पे असमानता है, वहाँ पर समानता नहीं है बिल्कुल भी, अभिजात वर्गों का वर्चस्व है। मतलब कि जो अभिजात वर्ग वो होते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा होता है और उनकी जो जनसंख्या होती है वो कम होती है, अल्पसंख्यक होते हैं वो, तो उन्हीं को ही हम अभिजात वर्ग कहते हैं, उनका वर्चस्व है। वहाँ पर निरक्षर व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा कम पढ़े लिखे या फिर बिना पढ़े लिखे लोग हैं, गरीबी बहुत ज्यादा है, आर्थिक रूप से पिछड़ा देश है। इस रूप में हम फ्रांस का अध्ययन करते हैं, जबकि अमेरिका का अध्ययन करते हैं हम आर्थिक रूप से विकसित देश है, जहाँ पर समाज को समानता प्राप्त है।
तो ये हमारा एक तरह से तुलना हो गई। अतः ये सलाम फ्रांस तथा अमेरिका के आर्थिक स्वरूप, वहाँ की जनता की स्थिति, सदक्षर जनता की संख्या तथा समानता व असमानता की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए समझ सकते हैं कि किन कारणों से फ्रांस में समाजवादी पार्टी का उदय हुआ तथा अमेरिका में क्यों नहीं हुआ। तो समाजवादी पार्टी जो है वो फ्रांस में क्यों आई? क्योंकि वहां पर भुखमरी है, गरीबी है, तो इसलिए समानता असमानता है वहां पर, तो इसलिए समानता लाने के लिए वहां पर समाजवादी पार्टी आई। जबकि अमेरिका में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इसलिए अमेरिका ने ये सारी चीजें नहीं देखी। वहां के लोगों ने मतलब समानता के लिए आंदोलन नहीं किए, वहां पर पहले से समानता है, तो इसलिए जो है अमेरिका में कम्युनिज्म पार्टी चलती है। सो गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो हम यहीं पर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सांख्यिकीय पद्धति, इसका थर्ड पॉइंट लेंगे, थर्ड पद्धति कौन सी है। और यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करें क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लेंथ हो जाएगी अगर मैं इसी में ही ये लूंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।